अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज का हमारा लेक्चर 8 का पार्ट 3 है जिसका नाम है सिविल मिलिट्री रिलेशंस। ये आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे तो पार्ट 3 समझ आएगा आपकी। जो आज की मेन हेडिंग है वो है कॉजेज़ ऑफ ह्यूज वैक्यूम बिटवीन मिलिट्री एंड सिविलियन गवर्नमेंट। यानी कि मिलिट्री और जो सिविलियन गवर्नमेंट है, दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक मिलिट्री होती है और दूसरी सिविलियन होती है। इन दोनों के दरमियान जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, वैक्यूम यानी कि इनके दरमियान जो खला पैदा हुआ, इन दोनों के दरमियान जो ट्रस्ट कैपेसिटी कम हुई, ट्रस्ट में इंस्टेबिलिटी आई, उसकी वजूहात क्या हैं। हम काफ़ी दिनों से इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 में भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, पार्ट 2 में भी हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। इसकी जो पहली हेडिंग है वो है रूथलेस एब्यूज़ ऑफ पावर बाय मिलिट्री डिक्टेटर्स। यानी कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं उनका पावर का गलत इस्तेमाल करना उनका ये। तो उन्होंने कौन कौन सी पावर इस्तेमाल की, जैसे कि आपने पीछे देखा कि 3 दफ़ा मार्शल लॉ लगाया गया। सबसे पहले मार्शल लॉ लगाते हैं जी, अयूब खान लगाते हैं, उसके बाद भुट्टो ने भी लगाया, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब लगा रहे हैं, उसके बाद मुशर्रफ साहब लगा रहे हैं। तो उन्होंने बगैर यानी कि स्टेट पे जो मार्शल लॉ लगाया, सिर्फ़ और सिर्फ पावर हेजमनी क्रिएट करने के लिए लगाया। तो जो ज़िया का मार्शल लॉ है, उसने जो सिविल इंस्टीट्यूट पे वर्क वगैरह किया, तो उनका ज़बरदस्ती मार्शल लॉ लगाना ये उनका रूथलेस एब्यूज़ है। यानी कि उनका पावर का गलत इस्तेमाल करना है। तो यही पावर के गलत इस्तेमाल करने की वजह से मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट के दरमियान कन्फ्लिक्ट आया, दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट आया। डेफिसिट का मतलब होता है कमी आ जाना। तो दोनों के ट्रस्ट में डेफिसिट आया, यही वो वजह है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है इन एफिकेसी टू गवर्न द सिविलियन इंस्टीट्यूशन। इन एफिकेसी किसे बोलते हैं? इन एफिकेसी नकारा टू गवर्न द सिविलियन इंस्टीट्यूशन, यानी कि मिलिट्री में इतनी पावर नहीं थी। अगर उन्होंने मार्शल लॉ लगा ही दिया, पावर तो है थी, लेकिन उन्होंने जो सिविलियन इंस्टीट्यूट्स थे उनको जिस तरह उनको गवर्न करना था, वो जिस तरह उनकी लीडरशिप करनी थी, वैसे उन्होंने लीडरशिप नहीं की। इसी तरह अगर हम देखा जाए कि सिविलियन गवर्नमेंट में भी इतनी, सिविलियन गवर्नमेंट में तो मिलिट्री में तो थोड़ी बहुत कैपेसिटी है थी ना, सिविलियन गवर्नमेंट में वो भी कैपेसिटी नहीं थी। जैसे कि अभी हमने देखा जो शेख रशीद के दौर में, ये इमरान खान के दौर में, जब शेख रशीद रेलवे का वज़ीर होता है तो ट्रेन इंसिडेंट हो जाता है। इसके अलावा नवाज शरीफ के दौर में फ्लड आ जाता है और अर्थक्वेक वगैरह आता है। तो ये कभी ज़लज़ले का आ जाना, कभी फ्लड का आ जाना, कभी ट्रेन हादसे हो जाना, कभी गाड़ियों का आपस में मोटरवे पे टकरा जाना। जब भी ऐसे कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, यानी कि कोई भी ऐसी एजिटेशन, मुल्क में नागहानी आफात आती हैं, नेचुरल डिसास्टर आते हैं, तो जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है उनको हैंडल करने में लाचार नज़र आती है, हेल्पलेस नज़र आती है। तो उस हेल्पलेस को कंप्लीट करने के लिए मिलिट्री को ये खुद इनवाइट करते हैं कि इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। तो जब मिलिट्री आती है तो वो फिर पूरी पावर होल्ड करती है। तो ये भी एक और वजह है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो इंस्टीट्यूट को गवर्न सही नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से मिलिट्री की इंटरवेंशन बार बार हो रही है और दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। कन्फ्लिक्ट कौन सा पैदा होता है? कन्फ्लिक्ट ये पैदा होता है कि सुपीरियर कौन है, सुपीरियर सिविलियन गवर्नमेंट है या मिलिट्री है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ सुपीरियोरिटी एंड कॉलोनियल माइंडसेट। तो ये मैं पहले भी 2-3 दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ सुपीरियोरिटी यानी कि सुपीरियर कौन है, आर्मी है कि सिविलियन गवर्नमेंट है। आर्यम जो आर्मी है उसका जो माइंडसेट है वो कॉलोनियल माइंडसेट है। कॉलोनियल माइंडसेट मतलब कि जो ब्रिटिश आर्मी का था, उनका माइंडसेट ये है कि हम सिर्फ ऊंचे लोग हैं,
हम किसी भी तरह जब भी चाहें इस पे मार्शल लॉ लगा सकते हैं। हम मार्शल लॉ लगाएं, हम इस मुल्क पे जो मर्ज़ी कानून नाफिज करें, हम जो कुछ मर्ज़ी करें। उनका जो कॉलोनियल माइंडसेट, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हम, तो उनका जो माइंडसेट है वो कॉलोनियल है, जैसा कि ब्रिटिश आर्मी का माइंडसेट था। तो अगर इसकी दूसरी साइड देखा जाए, उनका कॉलोनियल माइंडसेट तो है, उनका ये माइंडसेट तो है हम सुपीरियर है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन समहाउ किसी ना किसी तरीके से ये पाकिस्तान के हक में है। पाकिस्तान के हक में कैसे? हम देखेंगे जब मिलिट्री का टेन्योर आता है उसमें प्रोटेस्ट कम होते हैं, मुल्क में जलाओ गहराव कम होता है, सड़कें बंद कम होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर भी काफ़ी रिड्यूस हुआ था। इसके अलावा देखा जाए कि वुमेन को पहली दफ़ा आर्मी में शमूलियत, बैंकों में शमूलियत, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत, और एज अ पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत मिलती है। तो देखा जाए जो आर्मी की पार्टिसिपेशन है इन सिविलियन गवर्नमेंट में, इंटरवेंशन है, बार बार मुदाखलत है, ये किसी ना किसी हद तक ठीक भी है। उनका माइंड तो कॉलोनियल है कि हम सुपीरियर है, लेकिन वो पाकिस्तान के हक में ही काम करते हैं। इसके बाद हम पॉइंट है हमारे पास लैक ऑफ पॉलिटिकल कम्पिटेंसी ऑफ द सिविलियंस। जो पॉलिटिकल कम्पिटेंस है, यानी कि जो सिविलियन डिपार्टमेंट है, सिविलियन डिपार्टमेंट जिसे हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट कहते हैं, जैसे कि पुलिस का डिपार्टमेंट है, इसके अलावा हमारे पास एजुकेशनल सेक्टर्स हैं, इसके बाद हमारे पास हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, इसके बाद हमारे पास कुछ सोशल वर्कर्स हैं। ये सारे जो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट जिनको खुद ऑन करती है, उनकी कम्पिटेंसी देखें और प्राइवेट सेक्टर्स की कम्पिटेंसी देखें। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे हमारा बच्चों का 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं जो प्राइवेट हैं। अगर प्राइवेट हैं तो वो जल्दी प्रमोट हो जाते हैं, उनका रिज़ल्ट 1 2 दिन हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते बाद आ जाता है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ जाएँ, हॉस्पिटल्स की तरफ जाएँ, स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएँ, तो उधर 3 3 माह 6 6 माह वेट करना पड़ता है। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड ही होते रहते हैं, 3 माह बाद रिज़ल्ट आता है जी। इसका मतलब ये हुआ जो पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो तो अपना काम बहुत ठीक तरीके से कर रहे हैं, बहुत जल्दी तरीके से कर लेते हैं। तो लेकिन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो एक ही चीज़ को 6 माह से लेके 1 साल तक इसको एक्सीड करते जाते हैं। तो समहाउ देखा जाए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो, जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर दोनों का देखा जाए तो जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है वो जितना 10 दिनों में काम करता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट उसे 1 या 2 दिन में कर लेता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आप बैंक वगैरह देख लें, ठीक है। जो प्राइवेट बैंक है उनमें उनमें जाके देखें कि कितना काम डेली का होता है, वो 10 10 दिन का काम एक ही दिन में कर रहे होते हैं। जबकि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वो काम को लटकाए रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिटिकल कम्पिटेंसी है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो अदारों को इस तरह ऑन नहीं कर रही कि जिस तरह उनसे वो इस तरह उनसे काम नहीं ले रही जिस तरह उनसे काम लेना चाहिए था। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है इम्पैक्ट्स ऑफ कंटिन्यूस मिलिट्री इंटरवेंशन। यानी कि जो आर्मी सिविलियन गवर्नमेंट में बार बार मुदाखलत करती है, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, इसके असरात कौन कौन से होते हैं जी। तो इसके असरात बहुत ज़्यादा है जी, कुछ को हम डिस्कस बिलो किया गया जी। सबसे पहला जी डर्थ ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी की मौत हो जाना। जब जब बार बार मिलिट्री इंटरवेंशन करती है तो डेमोक्रेसी का जो साइकिल है, जमहूरियत, क्योंकि जमहूरियत चलाती है सिविलियन गवर्नमेंट के हैंड्स में होती है, और जमहूरियत में ये होता है कि पावर डिवॉल्व होती है निचले लेवल तक। तो तो डेमोक्रेसी का जो पहिया वो रुक जाता है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो भी मिलिट्री लीडर आया या सिविलियन गवर्नमेंट का पहले आया,
तो उन्होंने हर एक ने अपना नया इकोनॉमिक मॉडल पेश किया। जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन पॉलिसी बनाई थी, उसके बाद जो लीडर है उसने अपनी पॉलिसी बनाई, उसके बाद आया जी नवाज शरीफ का आया, उसने उसकी अपनी पॉलिसी थी। जरदारी का आया, मकान घर खाना वगैरह की उनका जो स्लोगन था, उनका अपना मॉडल था। यानी कि जो भी हुकूमत आई उन्होंने अपना इकोनॉमिक मॉडल आया, उन्होंने पिछली हुकूमत के इकोनॉमिक मॉडल पे जो वर्क नहीं किया। और जो सिविलियन गवर्नमेंट का जो टेन्योर बहुत ही शॉर्ट था। अब जरदारी साहब के दौर से 5 साल का वो जो गवर्नमेंट्स हैं वो पूरा कर रही हैं। अदरवाइज़ इससे पहले की बात करें 2007 से पहले की, तो इसका जो गवर्नमेंट का टेन्योर था वो बहुत ही शॉर्ट था। तो इन सारे मामलात में डेमोक्रेसी की कहीं ना कहीं मौत हो जाती है। 2007 से जो डेमोक्रेसी का साइकिल है वो दोबारा रन होना शुरू होता है जी। पुअर गवर्नेंस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पुअर गवर्नेंस। पुअर गवर्नेंस में ये आता है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो करप्शन के केसेस में हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कोई नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इसके बाद उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें गवर्नमेंट को कैसे चलाना है। इसकी एक मिसाल लेते हैं कि मुशर्रफ के दौर में उन्होंने एक वापडा का एक चेयरमैन लगाया जो कि मिलिट्री पर्सनल था। तो उसने क्या किया कि जब वो आया तो उसने हुकूमत के बहुत ज़्यादा पैसे बचाए। पैसे कैसे बचाए? उसने ट्रांसफार्मर ख़रीदना बंद कर दिए। जब ट्रांसफार्मर ख़रीदना बंद कर दिए, नए काम जो होने थे वो सारे पेंडिंग पे डाल दिए और गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ, क्योंकि उनका जो इन्वेस्ट होना था वो इन्वेस्ट ना हुआ। तो वो इन्वेस्ट ना होने की वजह से जो गवर्नमेंट है उन्हें शाबाश दे रही है, जबकि उसकी दूसरी साइड नहीं देख रही कि लोड शेडिंग बढ़ती जा रही थी। तो यानी कि उनका जो बार बार मिलिट्री की इंटरवेंशन होने से, बार बार मिलिट्री की मुदाखलत की वजह से जो गवर्नेंस है वो बहुत ही पुअर हो जाती है। करप्शन जैसे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे, प्रोटेस्टिंग जैसे, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, महंगाई जैसे, ये सारी प्रॉब्लम्स फिर उभरना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लॉस ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन मिलिट्री पर्सनल। जो मिलिट्री के पर्सनल हैं, जो ऑफिसर्स हजरात हैं, उनमें प्रोफेशनलिज्म ख़त्म होता जा रहा है। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है जी? प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये है कि जो उनके मिलिट्री के आइन में जो लिखा है वो उससे हटकर काम करे। जैसे कि आपने पहले देखा था वो जो कर्नल की वाइफ का केस, कर्नल वाइफ केस आप देख ही चुके हैं, जो जिसकी गाड़ी रोकी गई थी, तो उसने कहा जी मैं कर्नल की वाइफ हूँ। तो ये एलिमेंट शो करता है कि जो उसने अपनी बीवी को सही तरीके से गाइड नहीं किया हुआ। और दूसरा इसमें पॉइंट ये देखा जाए कि मिलिट्री ने ये बाजवा साहब के दौर में कुछ मिलिट्री पर्सनल को हैंग किया गया, क्योंकि उन पे ये इल्ज़ाम थे कि ये इंडियन सीक्रेट एजेंसी रा के एजेंट हैं। और मिलिट्री पर्सनल का अपनी डोमेन और आइन से बाहर हट के काम करना, ये सारे वो मामला थे जो बार बार मार्शल लॉ लगने की वजह से उन्होंने अपने आप को सुपीरियर तो समझा, कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर समझ बैठे कुछ लोग। हमारे पास लास्ट पॉइंट है डिके ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी। यानी कि बार बार मिलिट्री के इंटरवेंशन से और सिविलियन गवर्नमेंट का पाकिस्तान पे सही गवर्न ना करने की वजह से, कभी तो मिलिट्री कहती है कि हम सिविल गवर्नमेंट पे डोमिनेशन रखते हैं, हम सुपीरियर हैं, और कभी सिविल गवर्नमेंट उन्हें जुडिशरी जैसे कि उनके खिलाफ सख्त रिमार्क्स देती है, मुशर्रफ जैसे मिलिट्री पर्सनल के ख़िलाफ़, और ये शो करती है कि हम मिलिट्री पे क्या करते हैं, हम मिलिट्री से ज़्यादा सुपीरियर है। तो कभी मिलिट्री का सुपीरियर कहना, कभी सिविलियन गवर्नमेंट का सुपीरियर कहना, तो इन दोनों की क्लैश में, इन दोनों के कन्फ्लिक्ट्स में आइन की कहीं ना कहीं मौत हो जाती है, आइन की डेथ हो जाती है। तो यानी कि सुपीरियर तो आइन है, सुपीरियर तो लॉ है, जबकि ये दोनों क्या कह रहे हैं, हम मिलिट्री कभी पर सुपीरियर है और कभी सिविलियन गवर्नमेंट सुपीरियर है। हमारे पास लास्ट स्लाइड है ए वे फॉरवर्ड। तो इन सारे मामलात का हल क्या है, इनका सलूशन क्या है? इनका सलूशन सबका
इसके ऑपोजिट ही है कि जो सिविल इंस्टीट्यूशन है उनकी जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, डेमोक्रेसी का जो साइकिल है इसको स्मूथ चलने दिया जाए जैसे कि जरदारी के दौर से चल रहा है। आगे एफिकेसी चेक ऑन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स है उन पे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए कि उनके कितने साजात है कितने नहीं है। पार्लियामेंट्री सुपीरियरिटी, यानी कि पार्लियामेंट सुपीरियर है, वो जो कानून बनाए उस पे जो मामलात हैं उसका जो नाफिज होना और उस पे अमल दरामद करवाना जो गवर्नमेंट का सिविलियन गवर्नमेंट का वो कंप्लीट तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर का ग्रास रूट लेवल तक, यानी कि छोटे से छोटा बंदा भी अपना राइट समझता हो और अपनी पावर जानता हो। पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, ना कि एक ही चंद बंदों के हाथ में ही पावर रहे, यानी कि जो मुल्क की भाग दौड़ है वो सिर्फ चंद बंदों के हाथ में नहीं होनी चाहिए बल्कि हर बंदा इसमें अपना पार्टिसिपेट करे। रोल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जब मिलिट्री गवर्नमेंट आती है तो जो फॉरेन पॉलिसी है वो ख़त्म हो जाती है हमारी, क्योंकि कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ तब ट्रेड करना नहीं चाहता। तो फॉरेन पॉलिसी यानी कि जो हमारे हमसाए ममालिक हैं या दूसरे ममालिक हैं हमें चाहिए कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखें। रोल ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो जब हम इन लोगों को एजुकेट करेंगे तो ये अपने राइट्स खुद ब खुद जान जाएंगे। तो हमें लोगों को एजुकेट और अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो ये था अ वे फॉरवर्ड। अगर हम इन 7-8 पॉइंट पे जो बताए गए हैं इन पे अमल करते हैं तो जो हमारा डेमोक्रेसी का साइकिल भी ठीक चलेगा, मार्शल लॉ भी नहीं लगेगा और सिविलियन गवर्नमेंट जब हम इन लोगों को एजुकेट कर देंगे, अवेयरनेस आ जाएगी तो लोग खुद ब खुद एक ऐसा लीडर चुनेंगे जो लोगों की ज़रूरियात को समझता होगा, जो लोगों के प्रॉब्लम्स को समझता होगा और उन्हें फिलफोर हल करना भी जानता होगा। तो ये था हमारा लेक्चर 8 का पार्ट 3। इसमें आपको किसी तरह का कोई भी इशू हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।